and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। माय नेम इज़ रजत। मैंने जो आपके लिए MCQ की रैपिड सीरीज स्टार्ट की थी रिलेटेड टू इन्वायरमेंट इकोलॉजी, आज उस MCQ का लास्ट लेक्चर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, दैट इज़ लेक्चर नंबर 5। और पीछे जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके पीछे लेक्चर देखें, देर आर 4 लेक्चर्स, और उसके बाद आज का लेक्चर देखें, दैट इज़ लेक्चर नंबर 5। अब इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके कुछ कंसेप्ट, और इसी से हमारी जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की जो रैपिड सीरीज है रिलेटेड टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो खत्म होती है। फिर हम आगे और कुछ स्टार्ट करेंगे। करें स्टार्ट, चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय द यूनाइटेड नेशन, कि इनमें से कौन सा ईयर डिक्लेयर किया गया था एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय द यूनाइटेड नेशन। वेदर इट इज 2009, बिल्कुल नहीं। वेदर इट इज 2011, बिल्कुल नहीं। वेदर इट इज 2012, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? द करेक्ट आंसर इज दैट इज 2010। 2010 इज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस साल को बोला गया था, दैट इज इट वाज 2010 वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन कहता है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। अगर आपको पीछे वाली आपने MCQ लेक्चर सीरीज अच्छे से देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि अगर हम क्या बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करते हैं अवे फ्रॉम देयर हैबिटेट, कि जहां पे वो नेचुरली रह रहे हैं वहां से लेके उनको कहीं और लेके जाते हैं, वो क्या होती है? इन सीटू होती है, एक्स सीटू होती है? इट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्लियर? जैसे हमारे हो गए जूज में, नर्सरीज में, लेबोरेटरीज में, तो उस तरह की जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होती है उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्लियर? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है बायोडाइवर्सिटी, आपको पता है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? मैं ऑलरेडी पीछे MCQ में बता चुका हूं। बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज पहला देखो, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन इकोसिस्टम्स। बिल्कुल सही, कि अगर बायोडाइवर्सिटी होगी तभी तो इकोसिस्टम रहेंगे। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी मींस वैरायटीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स नहीं होगी, तो how it will maintain ecosystem? So this is the correct answer, that is biodiversity is important because it is necessary to maintain ecosystems. Clear? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज एन इंटरनेशनल लीगली नॉन बाइंडिंग ट्रीटी। इस पे फोकस करना। वी नो कि जो किसकी बात कर रहा है? CBD की, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहा है। कहता क्या ये इंटरनेशनल लीगली पता है नॉन बाइंडिंग है या बाइंडिंग है? इट इज ए बाइंडिंग ट्रीटी। ये क्या है? बाइंडिंग ट्रीटी है। और यहां पे किसकी बात कर रहा है? ये क्या है? नॉन बाइंडिंग है। बट ये गलत, क्योंकि बिकॉज CBD जो है दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इट इज बाइंडिंग ट्रीटी, ना कि नॉन बाइंडिंग। तो ये गलत हो गया। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? CBD was opened for signature at the Earth Summit in Rio de Janeiro on 5th of June 1992। बिल्कुल सही। जो CBD का जो डॉक्यूमेंट था उसको सिग्नेचर के लिए रखा गया था on 5th of June, तो एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1993 एंड दिस स्टेटमेंट इज राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन अबव इज आर करेक्ट? ओनली 1 बिल्कुल गलत, ओनली 2 बिल्कुल सही। 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलें आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कहता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बाय नोटिफिकेशन। बिल्कुल सही। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये क्या करता है? स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर सकती है किसी भी एरिया को एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ए नेशनल पार्क।
ये स्टेट गवर्नमेंट को कौन पावर दे रहा है? दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा क्या है? कैटल ग्रेजिंग, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना आर परमिटेड इन नेशनल पार्क्स। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं। अगर आपको पढ़ा होगा आपने, आपको याद होगा कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस इज नॉट अलाउड। So this is cattle grazing, exploitation of flora and fauna. This is what? This is human interference and which is not permitted in national parks. और ये किसकी बात कर रहा है कि permitted है? It means this statement is wrong. तो correct answer क्या हुआ? Only one. बिल्कुल सही। Only one is the right answer. Clear? चलें आगे। Next question देखो क्या कहता है। कहता है the term biodiversity was popularized by। देखो popularized की बात कर रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है पॉपुलराइज्ड किसने की थी? एडवर्ड विल्सन ने, अलेक्जेंडर ने, पॉल और रॉबर्ट ने। द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी। पॉपुलराइज्ड की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द अर्थ समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी वाज हेल्ड इन। आपको याद हो, पढ़ा होगा अगर आपने, कि अर्थ समिट हुई थी एक, कब? 1992 में। कहां पे हुई थी? रियो डी जेनेरियो। और रियो डी जेनेरियो कहां है? इट इज इन ब्राजील। तो यही तो पूछ रहा है। कहता है जो अर्थ समिट हुई थी कब? 1992 की। कहता वो कहां पे हुई थी? क्या चाइना में हुई थी? नहीं। क्या जर्मनी में हुई थी? नहीं। क्या साउथ अफ्रीका में हुई थी? नहीं। कहां पे हुई थी? ब्राजील में। दैट इज रियो डी जेनेरियो। कहां पे है वो? ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एनी एरिया एज बायोस्फीयर रिजर्व। कहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी एरिया को नोटिफाई करेगा एज बायोस्फीयर रिजर्व। बिल्कुल सही। आपने पढ़ा होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती हैं अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उसी तरह इन केस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाइड एज बायोस्फीयर रिजर्व। बिल्कुल सही, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? द मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल गलत। मैनेजमेंट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, but related to the funding, related to the technical assistance that will be provided by the central government, but management of the biosphere reserve will be the responsibility of the state government, ना कि central government. So this statement is wrong. तो correct answer क्या हुआ? Only one. Only one is the correct answer. चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो। कहता है the Earth Summit, देखो यहाँ पे यही आ गया, held at Rio Janeiro, कहाँ पे है ये? ब्राजील में, इन 1992 रिजल्टेड इनटू। अगर आपको याद होगा कि जब अर्थ समिट हुई थी 1992 में, उसमें तीन चीजें निकली थी। एक आया था CBD, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक आया था UNFCCC और एक आया था UNCCD। UNF यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड यूनाइटेड नेशन टू कम्बैट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यही था ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कन्वेंशन निकले थे किसमें? अर्थ समिट में। अब यही जो पूछ रहा है, क्या अर्थ समिट में कंपाइलेशन ऑफ रेड लिस्ट हुई थी? बिल्कुल नहीं। क्या अर्थ समिट में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हुआ था? बिल्कुल नहीं। क्या अर्थ समिट में कन्वेंशन टू बायोडाइवर्सिटी हुई थी? बिल्कुल सही। कौन सा? CBD वाला। तो C इज द करेक्ट आंसर। C इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, MCQ सेशंस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो PSC और UPSC के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच रखे हैं। सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम। ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, धुरीना ऐप। क्या कहता है? कहता है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बाउंड्रीज ऑफ ए नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन।
बिल्कुल सही। हम अगर आप पढ़ा होगा कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या फर्क होता है, जो नेशनल पार्क होती है उसकी बाउंड्री जो होती है वो एक पूरा फिक्स्ड बाउंड्री होती है, बट इन केस ऑफ वाइल्ड लाइफ इट इज नॉट फिक्स्ड एंड बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क आर फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन थ्रू लॉ। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व इज डिक्लेयर टू कंजर्व ए फ्यू स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। देखो इस पे फोकस करो, फ्यू स्पेसिफिक स्पीशीज। अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पीछे एमसीक्यूज की वीडियोस में भी बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व इज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, ना कि फ्यू। तो ये स्टेटमेंट होगी ना गलत है। दूसरी, तीसरी कहता है इन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड। बिल्कुल सही। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ में क्या फर्क है? नेशनल पार्क में नथिंग इज परमिटेड, बट इन केस ऑफ वाइल्ड लाइफ लिमिटेड इंटरफेरेंस इज परमिटेड। और यही तो ये कह रहा है, इट मींस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? 1 and 3, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द रॉन्गली मैच्ड, कि कौन सा पेयर गलत है, ये नहीं कि सही है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो। कह रहा फाइंड द रॉन्गली मैच्ड पेयर, कि कौन सा पेयर गलत है। देखो, एंडेमिक स्पीशीज confined to a region and not found anywhere else, बिल्कुल सही। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी, मैंने आपको बताया था एंडेमिज्म क्या होता है, कि ऐसा जहां पे कुछ स्पीशीज जो वहीं पे मिले और कहीं ना मिले। ये तो बिल्कुल सही है। हमें कौन सा ढूंढ रहे हैं? रॉन्ग वाला। हॉटस्पॉट्स, वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल सही है। एक्स सीतू कंजर्वेशन जियोलॉजिकल पार्क, बिल्कुल सही है। सेक्रेड ग्रोव्स, जैंतिया हिल्स ऑफ राजस्थान, क्या ये सही है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा, ज्योग्राफी आप पढ़ी होगी, खासी एंड जैंतिया हिल्स कहां पे हैं? दीस आर इन मेघालय। मेघालय और ये क्या कह रहा है? राजस्थान। ये तो गलत हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रॉन्गली मैच्ड निकालना है। तो रॉन्गली मैच्ड कौन सा हुआ? ये। तो दिस इज द राइट आंसर, रॉन्गली मैच। अब आप पूछोगे सर ये सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं कि जैसे कुछ ट्रीज होते हैं जिनको एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो वो जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस दी जाती है कुछ एरिया को, उनको बोलते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। जैसे खासी एंड जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, जैसे अरावलीज ऑफ राजस्थान, इनको एक सेक्रेड ग्रुप्स बोला जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? जैंतिया हिल्स ऑफ राजस्थान। तो ये तो गलत हो गया, और क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि आपको रॉन्गली मैच निकालना है। तो करेक्ट आंसर इज सी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14th। कह रहा है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है? अगर आपको याद होगा, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में क्या होता है? उन वेटलैंड्स का नाम होता है, वो उन वेटलैंड्स का रजिस्टर होता है, नाम लिस्ट होती है, जो बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस या बिकॉज ऑफ सम इकोलॉजिकल चेंजेस उनमें, या वो वेटलैंड जो है वो खराब हो चुके हैं, या हो सकते हैं, या हो रहे हैं। तो इस तरह के वेटलैंड्स का नाम होगा किसमें? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। पहला कहता है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज होंगे उसमें, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। क्या वेटलैंड साइट्स अंडर द थ्रेट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज? बिल्कुल सही। क्या है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में? क्या होगा? ऐसे वेटलैंड के नाम होंगे जो थ्रेट हैं बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। यही तो है ना मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। दिस इज द राइट आंसर। 13 क्वेश्चन देखो, आज कहता है व्हाट इज कार्बन क्रेडिट, कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट क्या होता है? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं। जैसे क्या होता है, सपोज करो कोई दो कंट्रीज हैं, सपोज करो ये है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस, कि ये कोई दो कंट्री हैं, ये है कंट्री ए और कंट्री बी। अब कंट्री ए और कंट्री बी को बोला गया है कि आप इससे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं कर सकते, ये एक टारगेट दे दिया। कंट्री ए क्या करती है? इतना एमिट करती है, और कंट्री बी क्या करती है? ज्यादा एमिट कर देती है। अब कंट्री ए का टारगेट था यहां तक, इसने उससे कम किया, और कंट्री बी का टारगेट था यहां तक, इसने ज्यादा किया। अब ये जो ज्यादा इसने एमिट किए और इसने कम किए, अब ये जो कंट्री ए है, इस कंट्री ए के पास कुछ अपना कोटा बच गया, जो इतनी ग्रीन हाउस गैसेज ये और एमिट कर सकता था, बस इसने नहीं की। अब ये क्या करेगा? अपने ये जो कोटा इसका बच गया, अब उस कंट्री को भेज देगा जिसने अपने कोटे से ज्यादा एमिट किया है। तो ये क्या करेगा? कंट्री ए अपने इस कार्बन जो ग्रीन हाउस गैसेस की जो इसने सेव करके रखी है, इसको बेच देगा इस कंट्री को। तो इस तरह के बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट क्या हुआ?
It is a difference between the carbon emission allowed and actually emitted carbon. अब कार्बन एमिशन अलाउड कितने थे यहां तक, और एमिटेड कितने किए गए यहां तक, और ये जो बच के दैट इज कार्बन क्रेडिट, और इसी का इसको इस्तेमाल करके इसको बेचा। यही तो है ना कार्बन क्रेडिट, कि कितना आपको कार्बन एमिट कर सकते हो और आपने कितना किया, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड कार्बन क्रेडिट। और उसी क्रेडिट का यूज करके आप मार्केट में, कार्बन मार्केट में आप सेल परचेज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कार्बन क्रेडिट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 14 क्वेश्चन कहता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट द टर्म डर्टी डजन रेफर्स टू। देखो इन्वायरमेंट के रिलेटेड एक टर्म आती है कई बार, डर्टी डजन। डर्टी डजन मींस, देखो डजन का क्या मतलब होता है 12, डर्टी का मतलब कि जिसका कुछ इफेक्ट होगा। तो ये जो डर्टी डजन टर्म है इट इज ऑलवेज यूज्ड विद रेफरेंस टू persistent organic pollutants, कि देयर आर 12 persistent organic pollutants जिनको बैन किया गया था, जिसके रिलेटेड हम टर्म यूज करते हैं 12 डर्टी डजन। तो 12 डर्टी डजन किसके लिए यूज करते हैं? 12 मोस्ट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस? बिल्कुल नहीं। 12 ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस? बिल्कुल नहीं। 12 persistent organic pollutants? बिल्कुल सही। तो डर्टी डजन किसके लिए यूज होता है? 12 persistent organic pollutants के लिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट। अब देखो कहता है विच अमंग द फॉलोइंग मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच नहीं है। अब पहला देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987, इट इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर, बिल्कुल सही, ठीक है। सी देखो बेसल कन्वेंशन ऑफ 1989, रेगुलेशन ऑफ ट्रांस बाउंड्री, बिल्कुल सही। रोटरडैम कन्वेंशन ऑफ 1989 रिलेटेड टू द हैजार्डियस केमिकल्स, बिल्कुल सही। तो ये तो तीनों करेक्ट है। पूछ रहा है नॉट करेक्टली पेयर्ड। अब देखो बायोटीन कन्वेंशन ऑफ 1979, द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, बिल्कुल गलत। अगर आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने CMS, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, इट इज नॉट रिलेटेड टू द बायोटीन कन्वेंशन। क्लियर हो गया? तो दिस इज रॉन्ग, करेक्ट, नॉट करेक्टली मैच। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी, क्योंकि ये पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी, क्योंकि दिस इज नॉट करेक्टली मैच। तो करेक्ट आंसर यही हुआ। क्लियर? आई होप कि आपको मेरी ये MCQ की रैपिड सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी अभी भी कोई डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अभी यहाँ पे हमारी MCQ की रैपिड सीरीज होती है खत्म। थैंक यू एंड हैव अ नाइस